सबसे पहले अहम तरीन खबर आपको बताएं। ISPR का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में 3 रिटायर्ड अफसरान भी फौजी तहवील में हैं। 3 रिटायर्ड अफसरान को फौजी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। फौजी तहवील में लिए गए तीनों अफसरान के नाम सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफसरान में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम गिरफ्तार अफसरान में शामिल हैं। गिरफ्तार अफसरान में कर्नल रिटायर्ड आसिम भी शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि तीनों अफसरान सियासी जमात और फैज़ हमीद के दरमियान राब्ताकारी में शामिल थे। ज़रमीन ज़हरा, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। ज़रमीन, तफसीलन बताइए, ISPR का क्या कहना है? देखिए, ISPR का ये बताना था कि फौजी तहवील में 3 मजीद रिटायर्ड अफसरान को लिया गया है। अब ज़राए का बताना है कि तीनों अफसरान के नाम जो है वो सामने आ गए हैं। गिरफ्तार अफसरान में 2 ब्रिगेडियर, 1 कर्नल शामिल हैं। ब्रिगेडियर गफ्फार, ब्रिगेडियर नईम और कर्नल आसिम गिरफ्तार अफसरान में शामिल हैं। तीनों अफसरान जो हैं पैगाम रसानी का काम करते थे। तीनों अफसरान सियासी जमात और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के दरमियान राब्ता कारी का काम करते थे, इसमें भी शामिल थे। दोनों ब्रिगेडियर रिटायर्ड का ताल्लुक चकवाल से है और रिटायरमेंट के बाद से बताया जा रहा है कि सियासी पैगाम रसानी और सहूलत कारी में भी मुलव्विस रहे। फौजी राब्ता कारी की खिलाफ वर्जी पर फैज हमीद के बाद मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को तहवील में ले लिया गया था और उनकी ये तीनों नाम इनके सामने आए हैं और उनकी तफसीलात सामने आई हैं कि ब्रिगेडियर गफ्फार, ब्रिगेडियर नईम और कर्नल आसिम जो हैं ये गिरफ्तार अफसरान में शामिल हैं। और तीनों अफसरान जो हैं पैगाम रसानी का काम करते थे, राब्ता कारी में मुलव्विस थे और उसके साथ बताया गया है कि इनका ताल्लुक, जो दोनों ब्रिगेडियर हैं, ब्रिगेडियर गफ्फार और ब्रिगेडियर नईम, इन दोनों का ताल्लुक चकवाल से है। रिटायरमेंट के बाद सियासी पैगाम रसानी और सहूलत कारी में ये मुलव्विस थे। इससे पहले ISPR ने बताया कि इन रिटायर्ड अफसरान और इनके साथियों के खिलाफ जो है तफ्तीश का अमल जो है वो जारी है। सियासी मफदात के लिए मिली भगत करके अदम इस्तेकाम को ये हवा दे रहे थे और इनको भी जो है फौजी तहवील में ले लिया गया है और इनके खिलाफ जो है ये भी इन्वेस्टिगेशन का अमल जो है इस वक्त जारी है। इंतहाई अहम डिटेल्स आपने शेयर की हैं। ISPR की जानिब से बताया गया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में 3 रिटायर्ड अफसरान भी फौजी तहवील में हैं। ज़रमीन ज़हरा इसकी तफसील हमसे शेयर करी थी, शुक्रिया आपका। 3 रिटायर्ड अफसरान को फौजी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया है। फौजी तहवील में लिए गए तीनों अफसरान के नाम भी सामने आ गए हैं। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफसरान में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर, 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम गिरफ्तार अफसरान में शामिल हैं। गिरफ्तार अफसरान में कर्नल रिटायर्ड आसिम भी शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि तीनों अफसरान सियासी जमात और फैज हमीद के दरमियान राबताकारी में शामिल थे। बानी PTI ने कहा है कि जनरल फैज हमीद हमारा सासा थे, उन्हें ज़ाया कर दिया गया। वो फैज हमीद को नहीं हटाना चाहते थे, वो तालिबान और अफगान हुकूमत के साथ इंगेज थे। बानी PTI ने कहा कि बार बार जनरल बाजवा को कहते रहे कि जनरल फैज को ना हटाएं। इसकी तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार ने हमें ज्वाइन किया है। शबीर, मजीद क्या कहा है बानी PTI ने? जी बिल्कुल, बानी PTI ने अडियाला जेल में साहबियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि जनरल फैज हमीद से उनका कोई लेना देना नहीं है, ना ही उनके साथ उनका कोई ताल्लुक है। जनरल फैज की जो गिरफ्तारी है ये फौज का अंदरूनी मामला है। अगर फौज एहतसाब करना चाहती है तो सबका एहतसाब होना चाहिए। बानी PTI ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने कहा है जनरल फैज का 9 मई से बराह रास्त ताल्लुक है। अगर जनरल फैज का 9 मई से कोई ताल्लुक है या कोई किरदार है तो इसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए। बानी PTI ने कहा कि ये अच्छा है फौज इंटरनल एहतसाब कर रही है, लेकिन एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो मामला है 9 मई का, ये मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुआ, इसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही है। जनरल फैज के तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। जनरल फैज 3 साल तक तालिबान के साथ मुज़ाकरात करता रहा। फैज हमीद को मैं ओहदे से हटाना नहीं चाहता था क्योंकि वो तालिबान और अफगान हुकूमत के साथ इंगेज था। बानी PTI ने कहा जनरल फैज ज़ल्मे खलीलजाद और तालिबान को मेरे पास लेकर आया था। जनरल फैज हमीद हमारा असासा थे, इन्हें ज़ाया कर दिया गया है। मैं बार बार जनरल बाजवा को कहता रहा कि जनरल फैज को उनके ओहदे से ना हटाया जाए। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए जनरल फैज को ओहदे से हटाया। अब जितनी दहशतगर्दी हो रही है इसका जिम्मेदार बाजवा को ठहरा रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ ने ये भी कहा है जनरल बाजवा
एक्सटेंशन चाहता था, ये मेरे मौक़िफ़ की तायीद है। मैं भी यही कहता रहा है कि जनरल बाजवा अपनी एक्सटेंशन के लिए जो है जनरल फैज को ओहदे से हटाना चाहते थे। बानी पीटीआई ने कहा कि जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन की खातिर मेरी हुकूमत गिराई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ये शराइत थी कि जनरल फैज को उनके ओहदे से हटाया जाए। जनरल फैज को ओहदे से हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त किस्म की तलखी हुई थी। शबीर डार, आपने हमसे डिटेल्स शेयर की, आप साथ ही रहेगा। एक और अहम खबर की डिटेल्स भी आपसे जाननी है और वो ये है कि ज़राए की जानिब से बताया गया है कि बानी पीटीआई की सहूलतकारी पर साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल का नेटवर्क पकड़ा गया है। अडियाला जेल के मजीद 2 अफसरान से पूछताछ शुरू कर दी गई है। दीगर 2 अफसरान में अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जफर और असिस्टेंट नाजिम शामिल हैं। इसकी भी तफसील बताइएगा शबीर। जी हाँ, बिल्कुल। ज़राए के मुताबिक जो गुज़श्ता रोज डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम को हिरासत में लिया गया था और एक असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट बिलाल की पूछताछ की गई है। इससे मुतल्लिक ये पेशरफ सामने आई है कि मजीद 2 जेल जो एहलकार हैं उनमें एक असिस्टेंट जेल नाजिम और एक जेल मुलाजिम जफर शामिल है। उनसे भी तफ्तीश का सिलसिला शुरू किया गया है। इसके अलावा 6 और मुलाजिम हैं अडियाला जेल के जिनको शामिल तफ्तीश किया गया है। ज़राए के मुताबिक साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम को हिरासत में लेने और असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल बिलाल से तफ्तीश के बाद बानी पीटीआई की सहूलतकारी में जेल के मजीद 2 अफसरान को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। ज़राए का ये भी कहना है कि असिस्टेंट जेल नाजिम और साबिक जेल मुलाजिम जफर से सिक्योरिटी इदारों ने पूछताछ शुरू कर दी है। दोनों अफसरान साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम के करीबी रहाइश पजीर थे। ज़राए का ये भी कहना है कि मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात की बुनियाद पर मजीद 6 मुलाजमीन से पूछताछ की जाएगी। मोहम्मद अकरम के 2 अर्दली, 3 वार्ड बॉय और हेड वार्ड से पूछताछ करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक तमाम मुलाजमीन मोहम्मद अकरम के करीबी तस्वर किए जाते हैं। बानी पीटीआई को जेल में मोबाइल फोन की रसाई फराहम करने के हवाले से भी तफ्तीश में पेशरफ सामने आ चुकी है। 3 जो यूरोपीय ममालिक के नंबर्स हैं उन पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और उसके जरिए पैगाम रसानी की जा रही थी। मोबाइल फोन के शवाहिद भी सामने आए हैं। ज़राए के मुताबिक साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी और एक साबिक सूबाई वजीर पंजाब के करीबी समझे जाते हैं। मोहम्मद अकरम पर बानी पीटीआई की सहूलतकारी का इल्जाम है। मोहम्मद अकरम मुख्तलिफ औकात में, यानी कि ये पूरा अडियाला जेल में एक नेटवर्क था जो कि बानी पीटीआई की सहूलतकारी में मुलव्विस था, पकड़ा गया ये नेटवर्क। बहुत शुक्रिया शबीर इन दोनों खबरों की तफसील देने के लिए। और अभी बराह रास्त देखिए ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ऑपोजिशन सेनेट में है, मैं लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन नेशनल असेंबली में हूँ, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हूँ, चीफ ऑफ स्टाफ में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के। हमने पार्टी के मसाइल डिस्कस करने होते हैं। हमने ये नहीं कहना होता है सर आपकी कमीज़ बड़ी अच्छी है। हमने फैसले लेने होते हैं, खान से डायरेक्शंस लेनी होती हैं। ये कौन सा कानून है जो हमें अलाउ नहीं करता, इजाज़त नहीं देता? मैं पूछता हूँ, नवाज शरीफ इनका क्या लगता था? शहबाज शरीफ क्या लगता था? ये बाकी लोग क्या लगते थे? यहाँ पे 45 लोग आके खाबे खाते थे, बूफे होता था। यही जेल इंतजामिया उनके सामने हाथ पकड़ के गुलामों की तरह मातहत खड़ी होती थी। कंडेम करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला यही चीज़ फ्लोर ऑफ द हाउस पे उठाऊंगा। और मैं देखता हूँ कि ये मोहसिन नकवी हो, ये मरियम नवाज हो, ये शहबाज शरीफ हो, ये होम सेक्रेटरी हो, ये वो टाउट आईजी पंजाब पुलिस हो, टाउट आईजी जेल खाना जात हो, होम मिनिस्टर हो, होम सेक्रेटरी हो, इन सारों को हम लोग लाइन हाजिर करेंगे और पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, और ये हमारी इस्तकाक जो है वो मजरू हुआ। मैं इसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करता, मैं इसको कंडेम करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कंडेम कर दिया। बहुत शुक्रिया शिबली साहब। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑपोजिशन लीडर एक बार फिर आपको रावलपिंडी लिए चलते हैं। पीटीआई रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं में, और हमें इलेक्ट किया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने। हम इलेक्टेड लोग हैं और उसके साथ साथ हम अपने दोनों हाउसेज में रिस्पेक्टिवली लीड कर रहे हैं। अगर इस तरह की बात है तो फिर हमें ये भी कहें कि आप पार्लियामेंट में भी बात न करें, सियासी बात नहीं करें। वहाँ पे भी हमें बात यही करनी चाहिए कि जी आज मौसम का हाल कैसे है, ये आपने जो कमीज़ ख़रीदी है ये कौन सी है। ये बहुत मज़ा का खेज़ बात हो रही है
ये जो नए ज़ाब्ते, नए लोग जिस तरह से एक सियासी माहौल को ख़राब कर रहे हैं, और यही वजह है कि मुल्क आज तबाही के गड्ढे में गिर चुका है। आप लाख तकरीरें करें, आप लाख उम्मीदें दिलाएं, लेकिन जो कुछ ग्राउंड पे हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के अवाम के साथ हो या उनकी सबसे बड़ी नुमाइंदा जुमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ जो हो रहा है, तो ये मुल्क नहीं तरक्की कर सकता, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता, ये सियासी अदम इस्तेकाम नहीं ख़त्म हो सकता, ये मईशत नहीं ठीक हो सकती। अवाम जो महंगाई के बोझ तले दब गए हैं, उनके लिए आप उम्मीद भी ख़त्म कर रहे हैं। और ये जो इस किस्म के जो आज हुआ है हमारे साथ, ये इस बात को कंफर्म करता है कि जो भी अहले इक़्तिदार हैं वो नहीं चाहते कि इस अवाम, इस मुल्क का एक मुस्तकबिल हो, एक रोशन मुस्तकबिल हो। वो यही कानून ज़ोर से, डंडे से इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। और ये बिल्कुल हमारी जो सियासी जदोजहद है, हमने कानून और आइन के दरमियान रहते हुए अपनी सियासत की है, और आज का ये अप्रूव्ड मुलाकात, उसमें ये कंडीशन डालना कि आप सियासी गुफ्तगू खान साहब के साथ नहीं कर सकते, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। हम भी इसको अपने फ्लोर ऑफ द हाउस में भी उठाएंगे और हम कोर्ट्स में भी जाएंगे। मैं यहाँ पे अपने तहरीक इंसाफ के जितने एक्टिविस्ट हैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। 13 अगस्त की शब, 14 अगस्त को आपने जश्न आज़ादी, हकीकी जश्न आज़ादी आपने मनाई, और इंशाअल्लाह ताला आपकी इस जस्तुजू की वजह से, और बिलखसूस आपके पंजाब के, सिंध के और बलूचिस्तान, जहाँ पे फस्तैयत का बाजार गर्म था, लोगों को सिर्फ पाकिस्तान का झंडा और PTI का झंडा लहराने के ऊपर, उनके ऊपर FIR हुई है, जिसको हम लोग कंडेम करते हैं। मैं अपने तमाम PTI एक्टिविस्ट को मैं सलाम पेश करता हूँ, बिलखसूस पंजाब, आपके सिंध और आपके बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट को बहुत शुक्रिया। साहब ये बताइएगा, जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। आज 3 मजीद रिटायर्ड जनरलों को भी हिरासत में लिया गया है, जेल में भी कुछ लोग पकड़े गए हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जनरल फैज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये फौज का अंदरूनी मामला है। दूसरी तरफ नए इंकशाफात हो रहे हैं कि का इमरान खान से रिटायरमेंट के बाद भी ताल्लुक था और राब्ते थे, तो क्या कहेंगे इस पर? 9 मई का भी उन पर इल्ज़ाम है कि वो भी बराह रास्त उसमें क्या है आपका? बड़ा अच्छा सवाल है। जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, वो आर्मी एक्ट और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, वो अपना रास्ता खुद अख्तियार करेगा। इस डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट है आर्मी मुसल्लह अफवाज भी, वो खुद ब खुद अपना रास्ता इख्तियार करेगा, और कानून अपना उनके पास हक है जाने का हाई कोर्ट में। जहाँ तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात है, वो तो वज़ीर आज़म थे और दिलों पे आज भी राइज कर रहे हैं। आप ये देखें कि जिन लोगों को फ़ौज के बारे में मालूम नहीं, DG ISI जो है वो अपना चपरासी भी नहीं रख सकता, वो महरून मिन्नत होता है आर्मी चीफ के। DG ISI रेडिएटेड पावर लेता है आर्मी चीफ से, उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा। तो जो चीज़ें भी हुई हैं, तो जनरल बाजवा साहब से पहले पूछें कि जी आपके कमांड के नीचे बैसियत आर्मी चीफ ये चीज़ें क्यों हुई। नंबर 1, उसमें कोर कमांडर्स भी हैं, उसमें जनरल फैज़ भी हैं, उसमें बहुत सारे, ये सारे के सारे जो हैं, फिर सारों को सामने आना चाहिए। और फील्ड जनरल जी टेक्निकली वज़ीर आज़म के नीचे आती है, पर आपको मालूम है कि डायरेक्टली वो आर्मी चीफ को रिपोर्ट करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि सर्विंग जनरल उसको लीड कर रहा है। सिर्फ एक बार तारीख में जनरल कलू साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के टाइम पे DG ISI एक रिटायर्ड जनरल थे, वरना हमेशा सर्विंग जनरल होता है। जो सर्विंग जनरल होता है वो आर्मी चीफ के ताबे होता है, गो के आपके आइन और कानून में वो वज़ीर आज़म के तहत आता है। वज़ीर आज़म को तो उसको तो ये नहीं पता कि वहाँ पे रास्ता कहाँ पे है, वो तो वहाँ पे देख के, जो हमारा अभी का फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है, वो तो एक हवलदार साहब आ जाए, उसको वो 3 बार सलूट करके तो साइड पे वहाँ पे कुर्सी पे बिठाते हैं, उनकी तो ये औकात है। तो ये आपको हकीकत सामने आनी चाहिए। और दूसरी बात, उनके ऊपर ये टॉप सिटी का जो इल्ज़ाम लगा है, तो हम लोग एक बात और पूछना चाहते हैं कि जनाब जो अफसरान और इंस्पेक्टर्स ISI के जाके उन्होंने वो नकदी अमाउंट उधर से ली, उनके खिलाफ भी फिर वो होना चाहिए, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होना चाहिए। फिर हमारे तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट खवातीन और हमारे मर्द लोगों के घरों में उस पर ISI थी, MI थी, IB थी, फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट थी, स्पेशल ब्रांच थी, ये जाके वहाँ पे उनके घरों में तोड़ फोड़ हुई है, चोरियाँ हुई हैं,
तो उस वक्त के जो भी आपके सरबरान हैं उन सारों के खिलाफ FIRs और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होना चाहिए। एक आपने ये बात की कि DGISI जो है आर्मी चीफ के अंडर है, वो चपरासी भी नहीं रख सकता। रात को ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो बतौर कोर कमांडर पेशावर जो तहरीक-ए-एतमाद आ रही थी आपकी हुकूमत के खिलाफ, उसको नाकाम बनाने के लिए सरगर्दा थे। आर्मी चीफ के देखे सबसे इसका मतलब है, अगर ये बात है तो आपके बानी आज भी ये कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत गिराने में बाजवा साहब जो थे वो किरदार अदा करते रहे, तो ये दोनों बातें तो आपस में ख्वाजा आसिफ को तो आर्मी वो है गो के वो उसको कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर, उसको तो स्ट्रक्चर का पता नहीं है, दूर दूर से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो अपने घर में उसको कोई GHQ के करीब भड़कने नहीं देता है डिफेंस मिनिस्टर। हकीकत ये है। नंबर एक, उसको तो मेरा ख्याल है किसी डेट ऑफिस में कोई नहीं आने देता। दूसरी अहम बात यह है कि वो एबटाबाद में एक एनिमल ट्रांसपोर्ट है ना, वहाँ पे आपकी जहाँ पे खचरे वो सियाचिन के लिए रखते हैं, वहाँ पे उसको नहीं घुसने दे कोई। नंबर एक। नंबर दो, आप वाली बात, जो DGMI होता है या DGI होता है वो डायरेक्टली ताबे होता है आर्मी चीफ के, तो लिहाजा जनरल बाजवा से ये सवाल जरूर पूछेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज